गुड इवनिंग विद्यार्थियों। हम अध्ययन कर रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स और उसमें भी आज अध्ययन करेंगे परमाणु या एटम्स और उसमें आज अध्ययन करेंगे लेक्चर नंबर 4। आज हम पढ़ेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल। मॉडल या प्रतिरूप। प्यारे विद्यार्थियों, नील्स बोर के परमाणु मॉडल को समझने के लिए 3 परिकल्पनाएं दी और जो निम्नानुसार है। इसे हम नील बोर का परमाणु मॉडल भी कह सकते हैं या नील्स बोर की 3 परिकल्पनाएं भी कह सकते हैं, या दूसरा नाम इसका है नील्स बोर की 3 परिकल्पनाएं या अभिग्रहित, जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं पोस्टुलेट्स। तो नील्स बोर के परमाणु मॉडल के 3 परिकल्पनाएं दी जो निम्न अनुसार है। बोर के परमाणु मॉडल को समझने के लिए 3 परिकल्पनाएं या अभिग्रहित या पोस्टुलेट दी जो निम्नानुसार है। पहली है नील्स बोर की प्रथम परिकल्पना। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार कक्षों में घूमते हैं या चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन वह नाभिक के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल Fe इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार कक्षों में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल
प्रदान करता है। अब देखो, हम मान लेते हैं कि ये किसी परमाणु का नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में गति कर रहा है। मान लिया कि इस इलेक्ट्रॉन का वेग v है और इसकी त्रिज्या r है। तो हम जानते हैं कि जो अभिकेंद्रीय बल होता है mv²/r होता है, यानी कि Fc बराबर Fe। ये जो अपने वर्डों में लिखा है ये उसकी गणित हो गई है। अर्थात अब Fc क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण क्या होता है या कूलम्ब बल क्या होता है? Fe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो यहां पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे कैसे, Q1 की जगह है नाभिक का आवेश प्लस और इलेक्ट्रॉन का आवेश E/r²। तो यह आपको जाएगा mv²r बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसको मैं लिख सकता हूं k Ze²/r²। ये हो गया समीकरण नंबर 1। एन वे कोस के लिए देखो, एनवे कोस के लिए ये तो मान लो कि प्रथम कोस है, फिर द्वितीय कोस, तृतीय कोस, ऐसे ही एनवा कोस होगा। उसके लिए v की जगह जाएगा vn, mvn²/rn बराबर kZe²/rn²। समीकरण 1 और 2 बोर की प्रथम परिकल्पना है। समीकरण 1 वह 2 बोर की प्रथम परिकल्पना है। अब आप सेकंड है नील्स बोर की द्वितीय परिकल्पना। नील्स बोर की द्वितीय परिकल्पना। देखो, नील्स बोर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कोषों या कक्षकों या ऊर्जा स्तरों में वृत्ताकार पथ पर गति करता है जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। यही नील्स बोर की द्वितीय परिकल्पना है। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षकों में वृत्ताकार पथ पर गति करता है जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात हम जानते हैं कि L कोणीय संवेग होता है और ये होता है mvr बराबर nh/2π। nv या nवे कोस के लिए mvn
आर एन बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इसको हम चित्र से भी समझ सकते हैं। माना कि ये इसका नाभिक है और ये इसका पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, ये तीसरा कोष है और ये चौथा कोष है। ऐसे ही एनवा भी कोष है। तो ये है आपका n बराबर 1 पर कोष, ये n बराबर 2 पर कोष, ये n बराबर 3 पर और ये n बराबर 4 पर। ऐसे ही आगे भी कोष है। n बराबर जो कोष है उसको उन्होंने k नाम दिया, n बराबर 2 पर l नाम दिया, n बराबर 3 पर kl, m, n, o एंड सो ऑल, ये नाम दिए उन्होंने। अब देखो यहां कोणीय संवेग n h अपॉन 2 पाई है। n बराबर 1 होगा तो इसका कोणीय संवेग कितना होगा? h अपॉन 2 पाई। n बराबर 2 होगा तो क्या होगा? 2h अपॉन 2 पाई। n बराबर 3 हो जाएगा 3h अपॉन 2 पाई। n बराबर 4 क्या हो जाएगा? 4h अपॉन 2 पाई। इसी प्रकार आगे, यानी कि जो नील्स बोर भाई साहब हैं उनके कहने का तात्पर्य यह था कि h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होगा, यानी कि h अपॉन 2 पाई का हाफ, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 3 या 3/4 कभी नहीं होगा। या मैं यूं भी कह सकता हूं यदि ये पहला कोष है तो ये दूसरा स्थान खाली रहेगा, फिर ये दूसरा कोष आएगा, फिर ये खाली स्थान रहेगा, फिर ये तीसरा कोष आएगा। इसी प्रकार nवे कोष आएंगे और उन nवे कोष के लिए कोणीय संवेग NH अपॉन 2 पाई होगा, जहां n एक पूर्णांक है जिसे बोर ने मुख्य क्वांटम संख्या नाम दिया। समीकरण 3 और 4, समीकरण 3 वह 4 बोर के क्वांटम प्रतिबंध कहलाते हैं। तीसरा है नील्स बोर का तीसरी परिकल्पना। नील्स बोर की तीसरी परिकल्पना। देखो जो नील्स बोर की तीसरी परिकल्पना है उसको पहले मैं लिख देता हूं। किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देने पर वह ऊर्जा अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। 10⁻8 सेकंड बाद वह इलेक्ट्रॉन पुनः मूल अवस्था में आ जाता है। मूल अवस्था में आ जाता है।
10 की पावर 8 सेकंड बाद वह इलेक्ट्रॉन, देखो इस लाइन को थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, वह इलेक्ट्रॉन पुनः अवशोषित ऊर्जा को उत्सर्जित करके मूल अवस्था में आ जाता है। अब देखो यह हमारा नाभिक है, ये नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन को हमने ऊर्जा दी, ऊर्जा देने के बाद में ये नाभिक ऐसे कैसे रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी आपका ऐसे कैसे रहेगा, परंतु ऊर्जा पाकर ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर जाता है, परंतु 10 की पावर -8 सेकंड बाद में पुनः ये इलेक्ट्रॉन अवशोषित ऊर्जा को उत्सर्जित करके पुनः मूल अवस्था में आ जाता है। मान लेते हैं कि प्रारंभ में इसकी ऊर्जा थी EI इनिशियल एनर्जी और अंत में इसकी ऊर्जा थी EF फाइनल एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन को अपने कोश से बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो EI ग्रेटर देन EF, अर्थात जब ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में आता है तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जिसे हम कहते हैं फोटोन या ऊर्जा के पैकेट, या ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है या बंडल्स के रूप में होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोटोन। अब ये फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, E बराबर फोटोन की ऊर्जा बराबर E बराबर इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। E बराबर होगा H न्यू बराबर EI माइनस EF, और न्यू बराबर होता है C अपॉन लैम्बडा EI माइनस EF। इस प्रकार इस कोश और इस कोश के मध्य जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसकी सहायता से हम तरंग दैर्ध्य का मान भी निकाल सकते हैं। क्योंकि H प्लांक नियतांक कांस्टेंट है, C प्रकाश का वेग कांस्टेंट है, तो यहां क्या जाएगा, लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आता है नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुप्रयोग। हम जानते हैं कि nवे कोश के लिए नील्स बोर की प्रथम परिकल्पना होती है mvn² अपॉन Rn बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसको हमने क्या लिख दिया था, K Ze² अपॉन Rn², या इसको मैं लिख सकता हूं, या इसको वैसे कैसे लिखते हैं, समीकरण नंबर ये था हमारा 1 मान लेते हैं इसको, और दूसरा हमने माना था कि कोणीय संवेग NH अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। अब इसमें जो हमारा पहला अनुप्रयोग होगा वो होगा nवे कक्ष की त्रिज्या, वो क्या होगी, Rn, वो हम फाइंड करेंगे। और गणित के हिसाब से हम जानते हैं कि इन दोनों समीकरणों से Rn कब मिलेगा,
जब समीकरण 2 से Vn का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 2 से Vn बराबर NH/2 देखो Vn का मान निकाले तो mRn हर में चल जाएगा का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में m/Rn ऐसे कैसे, स्क्वायर ऐसे कैसे, Vn स्क्वायर तो स्क्वायर ऐसे कैसे, Vn का मान NH/2 mRn रख देंगे, NH/2 mRn रख देंगे। और राइट हैंड साइड हमारी ऐसी कैसे KZD² तो m/Rn n स्क्वायर h स्क्वायर 2 का वर्ग 4 m स्क्वायर Rn स्क्वायर बराबर KZE²/Rn स्क्वायर। Rn स्क्वायर से Rn स्क्वायर कैंसिल, m से एक पावर कैंसिल, तो यहां बचा Rn और इधर KZD²। तो KZD² इसके हर में आ जाएगा और ये हर इधर हंस में चल जाएगा। तो Rn बराबर हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर बटे 4 m KZE²। इसको हम लिख सकते हैं Rn बराबर h स्क्वायर अपॉन 4 m KE² और इधर बच जाएगा अपना n स्क्वायर अपॉन z। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3 या nवें कक्ष की त्रिज्या हो गई। अब हमें यदि nवें कक्ष की त्रिज्या मालूम हो तो n बराबर 1 यानी कि प्रथम कक्षा की त्रिज्या भी हम निकाल सकते हैं, द्वितीय कक्षा की त्रिज्या निकाल सकते हैं और तृतीय कक्षा की त्रिज्या निकाल सकते हैं। अब देखो h कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, ये एक पूरा कांस्टेंट है। इसको हम मान लेते हैं Rn बराबर R0 n²/z। समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 भी nवें कक्ष की त्रिज्या है, समीकरण 4 भी nवें कक्ष की त्रिज्या है, जहां R0 बराबर h² 4 m KE² और जिसका मान होता है 0.529 एंगस्ट्रॉन और इसे कहते हैं बोर त्रिज्या। अब यदि हम हाइड्रोजन परमाणु के लिए बात करें, केस नंबर 1 हाइड्रोजन परमाणु के लिए तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z=1 हो जाएगा। तो समीकरण 4 से Rn बराबर 0.529 n²/z और Z क्या जाएगा 1। तो Rn बराबर हो जाएगा 0.529 n²। समीकरण नंबर 5 ये केवल और केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए है। तो हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कोश या ऊर्जा स्तर या कक्षा की त्रिज्या R1 बराबर 0.529 1². फिर दूसरे कोश की त्रिज्या R2 बराबर 0.529 2². तीसरे कोश की त्रिज्या R3 बराबर 0.529 इंटू 3² बराबर 9। इधर भी एंड सो ऑल और इधर भी एंड सो ऑल। अब यदि मैं R1 अनुपात R2 अनुपात R3 अनुपात एंड सो ऑल
निकालूं तो ये आएगा 0.2 और 0.529 1 और 0.529 इंटू 4 0.529 इंटू 9 ये सब आएंगे। 529 इंटू 1 अनुपात 0.529 इंटू 4 अनुपात 0.529 इंटू 9 अनुपात एंड सो ऑल। अब 0.529 का डिवाइड करेंगे तो यहां देगा 1 अनुपात 4 अनुपात 9 अनुपात एंड सो ऑल। ये क्या जाएंगी हाइड्रोजन परमाणु के लिए विभिन्न वृत्ताकार कक्षों की त्रिज्याओं का अनुपात। दूसरा है nवे कक्षा के लिए वेग, रोमन क्या मानना है Vn माना है। तो Vn का मान निकालने क्या करेंगे समीकरण 2 से Rn का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 2 से Rn बराबर NH/2 mVn समीकरण 1 में रखने पर तो क्या जाएगा mVn² बटे Rn NH/2 mVn आ जाएगा बराबर kZe² NH/2 mVn का स्क्वायर। देखो यहां पावर 1 है और यह पावर 2 है तो इससे एक पावर कैंसिल तो क्या बचेगा mVn² बराबर kZe² NH इंटू 2 mVn। एक Vn से एक Vn कैंसिल m से m कैंसिल तो Vn बराबर जाएगा kZe² 2π/NH। इसे मैं व्यवस्थित करता हूं ke² 2π बाहर h या इसको मैं यूं रख लेता हूं 2 और Z/n। ये हो गया समीकरण नंबर 3। देखो यहां पर पाई कांस्टेंट के कांस्टेंट ई कांस्टेंट एच कांस्टेंट इनका मैं मान रखूं तो ये मान आएगा 2.1 इंटू 10⁶ मीटर प्रति सेकंड Z/h। समीकरण नंबर 4 जहां 2π/h बराबर 2.1 इंटू 10⁶ मीटर प्रति सेकंड है। अब केस नंबर फर्स्ट हाइड्रोजन परमाणु के लिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर 1 अतः समीकरण 4 से Vn बराबर 2.1 इंटू 10⁶ 1/n। देखो ये आपका है n और ये भी है n। अब देखो प्रथम कक्षा या कोश या ऊर्जा स्तर का वेग v1 बराबर 2.1 इंटू 10⁶ 1/1। द्वितीय कक्षा का वेग v2 बराबर 2.1 इंटू 10⁶ 1/2। तृतीय कक्षा का वेग
V3 बराबर 2.1 इंटू 10⁶, 1/3। इसी प्रकार एंड सो ऑल, इसी प्रकार एंड सो ऑल। अब यदि यहाँ पर हम V1 रेशियो, V2 रेशियो, V3 अनुपात डॉट डॉट डॉट, तो ये आपका 2.1 इंटू 10⁶ तो कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा? 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात डॉट डॉट डॉट, ये आएगा। अब इसका भाग देंगे तो क्या बच जाएगा? 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात एंड सो ऑल। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए कक्षकों का वेग का अनुपात क्या जाएगा? 1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात एंड सो ऑल के रूप में होगा। अब है nवे कक्षा के लिए, nवी कक्षा के लिए ऊर्जा अर्थात Pn। अब देखो, हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mvn²। समीकरण 1 से mvn² बराबर kz²/Rn। देखो, एक Rn से मैंने एक Rn काट दिया तो क्या बच गया? Rn बच गया। समीकरण 3 में रखने पर तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपकी 1/2 kze²/Rn, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी EP बराबर k Q1 Q2/R। अब देखो, k तो k है, Q1 Q2 प्लस ZE, और Q2 क्या है? -E/Rn। हो जाएगा माइनस प्लस माइनस k ZE²/Rn। कुल ऊर्जा बराबर En बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर 1/2 kze²/Rn माइनस kze²/Rn। देखो, kze²/Rn ये आधा है, और kze²/Rn ये माइनस में पूरा है। ये माइनस का 1 है और ये माइनस प्लस का आधा है, तो माइनस का आधा बच जाएगा। 1/2 kze²/Rn। ये होगी आपके nवे कक्षा की ऊर्जा। समीकरण नंबर 4। अब यदि हम यहां पर Rn का मान रख दें, En बराबर -1/2 इंटू k E²/Z। Rn का मान क्या होता है? 0.529 n²/Z। तो ये क्या जाएगा? माइनस, इन सबको हम हल करेंगे, Z² ऊपर चल जाएगा, n² ऐसे रहेगा, तो -1/2 इंटू के E², 0.529 Z²/n²। इसको हम हल करते हैं तो ये आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n²। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 5। प्रथम कोष के लिए ऊर्जा बराबर E1 बराबर m बराबर 1 रख दीजिए यहां पर, या मैं थोड़ा सा इसमें लिख दूं केस नंबर फर्स्ट। हाइड्रोजन
परमाणु के लिए z बराबर 1, तो प्रथम कोष के लिए ऊर्जा क्या जाएगी, z बराबर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो -13.6 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, तो ये क्या जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब द्वितीय कोष के लिए ऊर्जा E2 बराबर -13.6 1/2 का स्क्वायर 4, अब 4 से मिलाकर तो -4×3=12 और 4×4=16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तृतीय कोष के लिए ऊर्जा E3 बराबर -13.6 1/3 का स्क्वायर 9 का बाहर लगाएंगे, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 एकम 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार चौथे कोष के लिए, पांचवें कोष के लिए और अनंतवें कोष के लिए ऊर्जा E इंफिनिटी बराबर -13.6 1/∞ का स्क्वायर बराबर 0, तो अनंतवें कोष की ऊर्जा क्या होगी 0। अब जैसे मैं मान लेता हूं कि ये मेरा नाभिक है, ये पहला कोष है इसका, ये दूसरा कोष है, ये तीसरा कोष है, ये चौथा कोष है, ये पांचवा कोष है, ये छठा कोष है, यानी कि ये n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6 एंड सो ऑल, और ये आपका क्या है n बराबर इंफिनिटी वाला कोष है। इसकी ऊर्जा हमने E1 मानी है, E1, इसकी E2, इसकी E3, E4, E5, E6 और E इंफिनिटी। E इंफिनिटी का मान 0 आ रहा है, हमने देख लिया 0, और इसका -13.6, इसका -3.4, इसका -1.51, और फोर्थ कोष के लिए ऊर्जा निकालेंगे तो E4 बराबर हो जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो इस कोष से इलेक्ट्रॉन, यानी कि अनंत से भी इलेक्ट्रॉन प्रथम कोष में आ सकता है, छठे से भी प्रथम कोष में आ सकता है, पांचवें से भी आ सकता है, चौथे से भी आ सकता है, तीसरे में आ सकता है और दूसरे में से भी आ सकता है। इस व्यवस्था को हम बोलते हैं लाइमन श्रेणी। अब देखो प्रथम कोष के अलावा सभी कोषों से इलेक्ट्रॉन प्रथम कोष में आ गया। इस प्रकार द्वितीय कोष में से सब में आ सकता है, इसमें से भी आ सकता है, इसमें से भी आ सकता है, इसमें से भी आ सकता है, इसमें से आ सकता है और इसमें से भी आ सकता है। इसे बोलते हैं हम ब्राह्मण श्रेणी, और इनकी खोज ब्राह्मण ने ही करी थी। तीसरा, n बराबर 2 में, n बराबर 3 में अनंत से आ सकता है, 6 से आ सकता है, 5 से आ सकता है और 4 से आ सकता है। इसे हम कहते हैं पासचन श्रेणी। फिर n बराबर 4 में अनंत से आ सकता है, 6 से आ सकता है, 5 से आ सकता है। इसे कहते हैं हम ब्रैकेट श्रेणी। फिर 5 में अनंत से आ सकता है और 6 से आ सकता है। इसे कहते हैं हम फुंड श्रेणी। ये ऊर्जा स्तर है अलग अलग कोषों के लिए अलग अलग।
E1 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अर्थ है कि प्रथम कोष से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए। द्वितीय कोष से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए। अब जो फोटोन का अंतर है, जैसे मान लो कि इस कोष से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर इस कोष में जाता है और फिर कुछ समय बाद में इस कोष में पुनः लौटता है, तो उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा h न्यू बराबर En2 माइनस En1। En2 क्या है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जाएगा -3.4 प्लस 13.6 बराबर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उत्सर्जित करेगा। ये हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट और अंतिम पार्ट है नील्स बोर मॉडल की कमियां। नील्स बोर मॉडल की कमियां। इस मॉडल की निम्नलिखित कमियां हैं। जैसे इसकी पहली परिकल्पना थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वर्ताकार ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगाते हैं, जबकि वास्तव में था क्या? वर्ताकार की जगह वो दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो पहली कमी यह थी, जो इसकी पहली परिकल्पना थी, उसी के आधार पर पहली कमी थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कोषों में घूमते हैं। दूसरी बात यह थी कि इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो इन्होंने कोणीय संवेग के क्वांटमीकरण की कोई तर्कसंगत व्याख्या नहीं की। कोणीय संवेग के क्वांटमीकरण की तर्क संगत व्याख्या नहीं की। कोणीय संवेग के क्वांटमीकरण की तर्क संगत व्याख्या नहीं की। तीसरी जो कमी थी, नाभिक को स्थिर माना, और नाभिक स्थिर तभी होता है जब नाभिक का द्रव्यमान अनंत हो। नाभिक को स्थिर माना, यह तभी संभव है जब नाभिक का द्रव्यमान अनंत हो। चौथी बात, स्पेक्ट्रमी रेखाओं को विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में प्रयुक्त करने पर विपाटन हो जाता है या विभाजन हो जाता है, जिसे स्टोर्क या जीमान प्रभाव कहते हैं। इनकी व्याख्या नहीं कर पाया। इनकी व्याख्या
नहीं कर पाया। पांचवा है स्पेक्ट्रमी रेखाओं की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या नहीं कर पाया। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या नहीं कर पाया। पांचवी कमी है स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या नहीं कर पाया। तीव्रता की व्याख्या नहीं कर पाया। सातवीं और अंतिम कमी है बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल एक परमाणु जैसे हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम डबल प्लस के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। अन्य परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है। अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है। तो ये थी नील्स बोर मॉडल की कुछ कमियां जिनका हमने बिंदुवार अध्ययन किया है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने अध्ययन किया नील्स बोर की 3 परिकल्पनाएं। परिकल्पना नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वर्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर घूमने के लिए अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। यह बात रदरफोर्ड ने भी कही थी और यही बात नील्स बोर ने भी कही और यही नील्स बोर की प्रथम कल्पना थी। दूसरी परिकल्पना है इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है या घूमता है जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। इस परिकल्पना की तर्क संगत व्याख्या नील्स बोर नहीं कर पाए। इसकी तर्क संगत व्याख्या डी ब्रोगली ने की। तीसरी परिकल्पना है कि इलेक्ट्रॉन एक कोश में ऊर्जा ग्रहण करके या अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है या जाता है, तो उसे हम कहते हैं अवशोषित ऊर्जा। वैज्ञानिकों का मानना है कि 10⁻8 सेकंड के बाद इलेक्ट्रॉन अवशोषित ऊर्जा को उत्सर्जित करके पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। जितनी ये ऊर्जा उत्सर्जित करता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स होते हैं जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। और हमने देखा था E बराबर EI माइनस EF। E बराबर होता है h न्यू आवर्ती और h प्लांक नियतांक है। फिर बाद में हमने नील्स बोर के अनुप्रयोग पढ़े, जैसे nवें कक्ष की त्रिज्या, nवें कोश की वेग, nवें कोश की ऊर्जा, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।